हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिजिक्स ग्रंथ में। और जो वर्क पावर एनर्जी की कंसेप्चुअल सीरीज़ है उसका थर्ड लेक्चर लेके मैं आपके सामने आ गया हूँ। द फर्स्ट स्लाइड इज कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। सो बेटा यहाँ पे टोटल एनर्जी के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी को ही मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। तो वैसे हम ओवरऑल देखें टोटल एनर्जी को तो इसमें बहुत तरह की एनर्जी आनी चाहिए। क्या सर सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी लेना ही जायज़ है? ऐसा क्यों किया होगा? इसके पीछे कुछ अजम्पशंस होंगी। तो पहले एक बार टोटल एनर्जी को देखते हैं। व्हाट इज टोटल एनर्जी? टोटल मतलब क्या हुआ? टोटल का मतलब हो गया सम सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, राइट? तो एनर्जी हमने आसपास देखिए, आप कोई सिस्टम को आप फिगर आउट करें, उस सिस्टम की एनर्जी को आप ऑब्जर्व करें तो वो क्या क्या एनर्जी हो सकती है। तो बेटा ये एनर्जी हो सकती है। अच्छा, इसको बेटर हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में इसका बड़ा क्लियर कंसेप्ट आता है, जहाँ पे हम फर्स्ट लॉ जो कि हमें क्वांटिटी ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है, वहाँ पे तो इसको बहुत डिटेल में देखा जाएगा। फिलहाल टोटल एनर्जी का क्या मतलब है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मोस्ट ऑफ द एनर्जी आपने सुनी होंगी जो मैं लिखने जा रहा हूँ, प्लस न्यूक्लियर एनर्जी इफ देयर आर सम चेंजेस इन न्यूक्लियस, प्लस केमिकल एनर्जी अगर बेटा कोई केमिकल चेंज आता है ड्यूरिंग अ प्रोसेस। यही मैकेनिक्स में तो इसको नहीं लिया नहीं जाता है ना। आप अब समझ भी पा रहे होंगे कि केमिकल और न्यूक्लियर को मैं नेगलेक्ट कर दूंगा। प्लस अगर कोई चार्ज बॉडी है तो उसके लिए आ जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट? कुछ न्यूमेरिकल्स में ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों ही कंसिडर होगा, बट अभी नहीं। देन मैग्नेटिक एनर्जी हो सकती है, ये बेटा सोलर एनर्जी हो सकती है। अब इसके अलावा तो मैं जितना लिखता जाऊं ये कम ही पड़ेगा। अगर हम ये सारी एनर्जी को नेग्लेक्ट कर दें, इनको हटा दें, तो अपने पास जो एनर्जी आती है वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आती है। अच्छा, ये भी जो एनर्जी है, ये एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। पोटेंशियल में यहाँ मेरा मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से है। देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन एक कंजर्वेटिव फील्ड में, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड में जो फोर्स हुए उनको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। ठीक है, यहाँ एक आगे टॉपिक भी आएगा, व्हाट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये पाथ फंक्शन होता है, पॉइंट फंक्शन होता है। तो मैं पहले ही हाईलाइट कर दे रहा हूँ, दिस पोटेंशियल एनर्जी मीन्ड फॉर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, राइट? और मैक्रोस्कोपिकली मेरा क्या मतलब है? जब हम पार्टिकल अप्रोच पढ़ रहे हैं तो एक पार्टिकल अगर अर्थ सरफेस से h हाइट पे ये मोशन में है तो बेटा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जो अर्थ के रिस्पेक्ट में होगी वो हो जाएगी mgh। एंड ड्यू टू इट्स स्पीड जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, इट विल बी हाफ mv², है ना? ये हम अपने पुरानी फिजिक्स की या साइंस की जो नॉलेज है उससे कह सकते हैं। सो टोटल एनर्जी एक पार्टिकल की, आप इतना याद रखिए कि एक पार्टिकल की टोटल एनर्जी जो होगी वो सम होगी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के, और इसी कंसेप्ट को हम कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी। एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है इसका सम एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। उसी कांस्टेंट को हम लोग कह देते हैं, जो हर पॉइंट पे, हर लोकेशन पे, सिचुएशन पे कांस्टेंट आ रहा है, उसको कंसेप्ट को ही हम नाम दे देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी बोले या बेटा मैकेनिकल एनर्जी बोले, ठीक है, एक ही बात होगी, या टोटल एनर्जी आप इसको बोले। तो ओवरऑल हमने ये देख लिया है, टोटल एनर्जी को ही आप एम ही कह रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी। यही दो तरह की होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। मैं एक डैम के एग्जांपल से आपको ये समझाना चाहता हूँ। व्हाट
डू यू मीन बाय अ डैम? डैम सिर्फ एक दीवार होती है। इस दीवार का काम होता है कि अपने पीछे एक साइड, अपने एक तरफ पानी को इकट्ठा करना। अब ये जो पानी है, इसके पास जो एनर्जी है, दिस इज हाइड्रोलिक एनर्जी, राइट। हाइड्रोलिक एनर्जी का क्या मतलब है? जो पानी के पास एनर्जी है, जो पानी काम करवा सकता है। What is energy? Basically, it is the internal ability to do something. पहले मैं टोटल एनर्जी का कंसेप्ट जब मैंने शुरू किया था, तो वहाँ पे मुझे ये ऐड कर लेना चाहिए था कि एनर्जी जो होती है वो इंटरनल कैपेसिटी होती है काम कराने की। काम करना, कराने का क्या मतलब है? करने का क्या मतलब है? वर्क से। बेटा, आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही लेक्चर नंबर 1 में बताया गया था, अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में थोड़ा बहुत चेंजेस करें, एक्सेलरेशन को मैं डायनामिक्स से रिलेट करूं, तो वहाँ पे मेरे पास आता था वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस और वर्क डन बाय फोर्स विच आर एक्टिंग फ्रॉम आउटसाइड, इट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम बी स्क्वायर को हमने वहाँ पे नाम दिया था काइनेटिक एनर्जी का। तो वो एक एबिलिटी थी कि अगर काइनेटिक एनर्जी है तो राइट हैंड साइड में एफ इंटू एस मिलता है, हमें वर्क हो जाएगा। और अगर फोर्स लगा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ठीक है। यस, जो इसके पास बेटा एनर्जी है पानी के पास, ये 100% कौन सी एनर्जी है? हाइड्रोलिक एनर्जी। जब पानी की जो एनर्जी होगी उसमें प्रेशर भी होगा, आप इसको प्रेशर एनर्जी के नाम से जानते हैं। इसके पास काइनेटिक होता है, लेकिन वो जब पानी फ्लो करता है, अभी तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। प्लस इसके पास एक और फॉर्म होगी जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ग्रेविटेशन। ये बेटा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है। तो अभी इस कंडीशन में इस वेलोसिटी तो 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी को मैं कह दूंगा 0। प्रेशर एनर्जी जो होगी और जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेट दिस इज 100 जूल। अब बेटा ये 100 जूल की एनर्जी से अगर मैं एक टरबाइन को चलाऊं, ये पानी का मैं अटैक कर रहा हूँ विद हाई स्पीड, कुछ प्रेशर एनर्जी को भी कन्वर्ट करूँगा काइनेटिक में, तो ये टरबाइन रोटेट करना स्टार्ट कर चुकी होगी। अब ये जो एनर्जी हमें ये टरबाइन पे मिल रही होगी, इसको कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। मतलब कोई मैकेनिकल कंपोनेंट अगर रोटेट कर रहा है तो मैं इसको कह रहा हूँ मैकेनिकल एनर्जी। यही एनर्जी आगे जाके हमें मिल रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। इसके जस्ट पीछे एक जनरेटर लगाया होगा और ये एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा अगर ये 100 जूल अवेलेबल था मेरे पास इनिशियली, है ना, डैम पे, और मैंने मान लिया कि कोई भी लॉस नहीं हुआ, इफ देयर आर 0% लॉसेस, तो मैकेनिकल एनर्जी मुझे कितना मिलने वाला है? ये भी मुझे 100 जूल ही मिलने वाला है। अगर फिर मैकेनिकल पार्ट्स में कोई भी लॉस नहीं हुआ होगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मुझे कितना मिलने वाला है? 100 जूल मिलने वाला है। बट अमूमन ऐसा होता नहीं है। देयर इन रियल केसेस देयर आर सम लॉसेस, और वो लॉस प्रोडक्शन से कुछ ज़्यादा ही होते हैं या उसके बराबर ही होते हैं। ठीक है। तो हम इंजीनियर्स जो बनने जा रहे हैं, आप लोग जो इंजीनियर्स बनने जा रहे हैं, वो कि उनका सोशल समाज के लिए काम क्या होगा, सोशल वर्क क्या होगा उनका? मैं नहीं कह रहा हूँ कि समाज में जाके काम करने का, मतलब सफाई करने की। हमारा काम ये होगा कि ये लॉसेस को कम करना। ठीक है, इन लॉसेस को कम से कम किया जाए, तभी हम एक अच्छे इंजीनियर कहलाएंगे। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कह रहा है, मैं समझा भी चुका हूँ बेटा आपको राइट हैंड साइड में। दिस कंसेप्ट सेज दैट कि मेरे पास जो सम है, सम of energy, that is also known as mechanical energy, sum of kinetic and potential, ये कांस्टेंट रहेगा। किस कंडीशन में बेटा? आइडियल कंडीशन में, इफ देयर आर नो लॉसेस, उस कंडीशन में ये कंजर्व रहेगा। इसका एक एग्जांपल मैं सेट करता हूँ आपके लिए, तभी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन पाएगा। और आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, टोटल एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का ही एडिशन होगा। ठीक है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल सेट करता हूँ। ये बेटा अपने पास एक क्लिफ है,
और इसकी जो ऑब्जर्वेशन है ये कहती है कि यहाँ पे एक पर्सन है, क्लिप के टॉप पे बिल्कुल एक पर्सन है और इसके हाथ में एक बॉल है, राइट। और बेटा ये बॉल को करता है ड्रॉप। ड्रॉप का क्या मतलब है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी हो जाएगी 0। अच्छा, ये क्लिप की हाइट भी आपको मालूम है, ये सी लेवल से या सरफेस ऑफ द अर्थ से जो इसकी हाइट बनती है, लेट दिस इज स्मॉल h। तो बच्चे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी एट द सरफेस, ये कितनी बनेगी, ये बन जाएगी mgh। और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी, 0। अच्छा, इन दोनों का सम ही क्या है, टोटल एनर्जी। और सपोज ये टोटल एनर्जी कितनी है, 10 जूल, राइट। तो मैं यही तो कहूँगा कि ये जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी की फॉर्म में अवेलेबल है, पोटेंशियल एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 है। अच्छा, आप इसका एक रेफरेंस ले लीजिए, ये मैंने बेस को रेफरेंस ले लिया जो कि सरफेस ऑफ अर्थ है। तो h की वैल्यू बेटा यहाँ पे 0 आ चुकी है। मतलब जब पार्टिकल जस्ट टकराने वाला होगा, बहुत ही कम गैप होगा, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 आ चुका होगा। कहाँ से 0 आएगा, ये mgh इक्वल टू 0, तो h की वैल्यू 0 से ही पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम 0। यहाँ पे बेटा जो काइनेटिक एनर्जी है ये मैक्स आ चुकी होगी। मैक्स कितनी आ चुकी होगी, फिर से कंसेप्ट ये कहता है कि टोटल एनर्जी को तो सम होना है काइनेटिक और पोटेंशियल के। अगर पोटेंशियल 0 है तो काइनेटिक को बढ़ना होगा, और बढ़ के कितना बनना होगा, टोटल एनर्जी के बराबर बनना होगा, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्स here is 10 जूल, राइट। अब इन बिटवीन मैं यहाँ कहीं पे हूँ अगर, तो इस पोजीशन पे भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो भी कितना होना होगा, ये भी 10 जूल होना होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है इन बिटवीन का, अगर बेटा इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 3 जूल है तो काइनेटिक को कितना होना पड़ेगा, 7 जूल होना पड़ेगा, सो दैट कि इन दोनों का सम कितना आए, 10 आए। बट इसमें एक एजम्पशन के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, एंड व्हाट इज दैट एजम्पशन, एजम्पशन ये रहेगी कि यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन वाला लॉस कंसिडर नहीं किया गया है, देयर इज नो लॉस, ठीक है। रेजिस्टेंस का कोई भी फोर्स नहीं था, आइडियल कंडीशन है मतलब ये। सो दिस कंडीशन इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल। रियल कंडीशन में जब लॉस के साथ दिया जाएगा तब हम उसके लिए भी अप्लाई तो ऐसे ही करेंगे, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, तो उसका कुछ पार्ट वेस्ट हम मान लेंगे, है ना। सपोज वो फ्रिक्शन में लॉस हुआ है तो उसको अपन कंसिडर कर लेंगे। तो मैं सिर्फ आपसे यही बात कहना चाह रहा हूँ कि एनर्जी को समझने के लिए आप ये चीज़ समझिए कि वो एक सिस्टम के अंदर कैपेसिटी है काम करने की, और अगर है तो वर्क होगा, अगर वर्क होगा, दूसरी बात दोनों वाइस वर्सा है, अगर वर्क होगा तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा। दोनों की यूनिट जूल ही तो बनती है, वर्क की यूनिट भी न्यूटन मीटर और काइनेटिक एनर्जी की भी न्यूटन मीटर, तो लगभग वो सेम चीज़ है, एक है तो दूसरा होगा, दूसरा है तो पहला होगा, ठीक है। अब इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से भी समझ लेते हैं अपन लोग, या यहाँ पे यस एक स्लाइड मिस हो गई थी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड रिलेशन विद मोमेंटम। तो बेटा टोटल एनर्जी को मुझे समझाने के लिए दो पार्ट में इसको समझाना होगा, पहला काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो आज का जो लेक्चर है जो वो काइनेटिक एनर्जी पे कंसिडर होने वाला है। वो जो अगला लेक्चर आएगा वो 2 लेक्चर आने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के, उसमें हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी को समझना थोड़ा आसान है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। और ये भी बोला जाता है कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन इन दोनों चीज़ों को समझ चुके हैं तो आप ऑलमोस्ट मैकेनिक्स जो एक पार्टिकल की है उसको समझ चुके हैं। सो काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल का, बेटा मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ आपको। एक पार्टिकल के पास m मास है, पार्टिकल का कंडीशन ही क्या है, उसके पास एक m मास है, उसको मैं पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और उसके द्वारा जो चली गई डिस्टेंस कवर्ड है वो उसके साइज से मच मच ग्रेटर देन है। इसकी स्पीड हम v मान लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब इसके पास कुछ वर्क कराने की कैपेसिटी है क्या, यस। अगर मैं यहाँ पे एक फिल्म लगा लूँ, अगर यहाँ पे एक पतली सी फिल्म हम लगा लें तो ये m मास
अपने मोमेंटम से या काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है, एम वी इसका मोमेंटम हो जाएगा, ये फिल्म को ब्रेक कर सकता है, मतलब यहाँ पे ये स्टेट में चेंजेस करा सकता है। या एक और बॉल पड़ी हो, उस बॉल पे जब ये टक्कर लगाएगा, जब हम स्नूकर खेलते हैं, बिलियर्ड्स खेलते हैं, है ना, पूल खेलते हैं, तो एक बॉल जब दूसरी बॉल पे हिट होती है तो वो उस बॉल को डिस्प्लेस कर देती है, मतलब उसके पास एक कैपेसिटी है डिस्प्लेसमेंट कराने की, वर्क कराने की। तो अगर एक एम मास की स्पीड v है, तो ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, एम मास के पास जो मोशन है उसकी वजह से जो एनर्जी आएगी, इट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर। और बेटा p इज इक्वल टू मोमेंटम। m और v की कलाकारी देखिए, जब v का स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट से होता है, राइट। तो जब, तभी तो मैं इसको स्केलर क्वांटिटी कहूँगा, स्पीड तभी तो कह पाऊंगा। तो वो मुझे देता है काइनेटिक एनर्जी, और जब मैं मास से डायरेक्टली उसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है जिसे हम कहते हैं मास इनटू वेलोसिटी। जो डायरेक्शन वेलोसिटी का वही डायरेक्शन मोमेंटम का। तो जो डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम विल गेट चेंज। नेक्स्ट, इनके बीच एक रिलेशन होगा। काइनेटिक एनर्जी फिर से इट इज एन इंटरनल एबिलिटी और कैपेसिटी टू कॉज चेंजेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच एक रिलेशन बना लेते हैं, और उस पर एक फ्रीक्वेंटली आने वाला क्वेश्चन है, उसको भी अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। सो मैं काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखूं तो ये बेटा मुझे मिलता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे मोमेंटम बनाना है, तो मैं मोमेंटम को जानता हूँ एम वी, तो एम से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एम से मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो अगली चीज़ मुझे मिलती है हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। इसमें थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एम इंटू काइनेटिक एनर्जी will give you p square. So rearranging this, I will get p is equal to 2m into kinetic energy. So this is the relation between momentum and kinetic energy for a particle. Very very impressive result. ये बेटा आपको 3 से 4 चैप्टर में बहुत परेशान भी करने वाला है, हेल्प भी करेगा। हम अच्छे से देख जाएं तो हेल्प करेगा, नहीं याद आता है, नहीं बना पाते हैं तो हम परेशान हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत आसान भी हो जाएंगे इससे आने वाले न्यूमेरिकल्स। अब काइनेटिक एनर्जी का इसका रिश्ता देखते हैं क्या है बेटा। इस पूरे पार्टिकल अप्रोच में मैं मास को कांस्टेंट ले रहा हूँ, है ना। तो जहाँ जहाँ मैं ये टॉपिक ये एजम्पशन लगा पा रहा हूँ, ये प्रिंसिपल लगा पा रहा हूँ, वहाँ मास मेरा कांस्टेंट है अभी तक। जब चेंज होगा तो मैं बता दूंगा आपको। तो दिस 2m इज कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी की पावर अगर 1/2 है तो मोमेंटम उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो बेटा हम क्या यहाँ पे एक रिलेशन बना सकते हैं। अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि फाइनल अपॉन इनिशियल आप बता दो मुझे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। तो मैं इनिशियल पोटेंशियल को लिख सकता हूँ कांस्टेंट इनटू काइनेटिक एनर्जी, जो बेटा इनिशियल वाली होगी उसकी पावर 1/2। फाइनल वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, कांस्टेंट इनटू काइनेटिक एनर्जी, जो फाइनल होगा उसकी पावर 1/2। इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइनल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम, कांस्टेंट कांस्टेंट गायब हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली एंड होल टू द पावर 1/2। तो बच्चे ये एक शॉर्टकट बन के तैयार होगा। कभी अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में इतना परसेंट चेंज आ गया तो मोमेंटम का चेंज कितना आएगा। कभी इसका रिवर्स भी हो सकता है कि अगर मोमेंटम का चेंज इतना आया है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसा हो, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, मुझे वो रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये आप कर सकते हैं काम। तो इसी पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मैं अब देखना पीछे जो बेटा डिस्कस किया था हमने अभी रिलेशन, और उस पर एक शॉर्टकट हमने बनाया था, उसको डायरेक्टली मैं यहाँ इंसर्ट कर दूंगा। आप देखिएगा बहुत जल्दी से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 21%। तो एक बॉडी का काइनेटिक एनर्जी 21% से बढ़ रहा है, तो मैं उसको इनिशियली मान लेता हूँ लेट वो 100 जूल था। तो बेटा बढ़ने के बाद
जो उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा फाइनल, वो कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 121। अच्छा, परसेंटेज चेंज क्या होता है? फाइनल वैल्यू, कोई भी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू मैं 100 कर दूं, तो मैं इसी को क्या बोलता हूँ कि भैया मुझे परसेंटेज चेंज मिल गया है गिवन क्वांटिटी का। अब वो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, प्रॉफिट लॉस हो सकता है, पैसे की बात हो सकती है, वो मोमेंटम हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, कल को आप टॉर्क भी ले सकते हैं, उसको टॉर्क का कोई ऐसा फॉर्मूला बनता है ना, फोर्स ले सकते हैं आप। सो हमें पूछा जो गया है वो पूछा गया लीनियर मोमेंटम जो बॉडी का है उसका परसेंटेज चेंज कितना आएगा। तो बेटा मैं डायरेक्टली अटैक कर दूं क्या, जो चीज़ें हमें निकालनी है? तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, तो मैं इसको लिख लूँगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम इंटू 100 कर दूंगा मैं इसको। अब इसको मैं लिख सकता हूँ पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल माइनस ऑफ 1, ठीक है, वो एलसीएम ही तो था उसका, इंटू 100। तो आप अगर ये वैल्यू निकाल पाए पी एफ अपॉन पी आई इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो चुका। अब बेटा जो काइनेटिक एनर्जी और इसका रिलेशन था अभी डिस्कस किया था, पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल, इसको हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होल टू द पावर 1/2। तो अगर मैं ये वैल्यूज पुट करूँ तो 121 अपॉन 100 होल टू द पावर 1/2, मुझे क्या मिल रहा है? 11 का स्क्वायर होता है 121 और 10 का स्क्वायर है 100। तो मैं डायरेक्टली ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ 11 अपॉन 10 माइनस ऑफ 1 इंटू 100। तो बेटा इसके जस्ट बाद मुझे क्या मिलने वाला है? परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। ये मिल जाएगा 11 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100 और परसेंटेज में आंसर कितना आ जाएगा? एक जीरो कैंसिल आउट, 1 इंटू 10, सो 10% इज योर आंसर, राइट। इस तरह का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है वो आप कीजिए कि लीनियर मोमेंटम में अगर 400% का चेंज आया है तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट का चेंज आएगा। और एक बात देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, लेकिन उसका ऑर्डर थोड़ा सा अलग हो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात ये हो रही है फोर्स शोन एक्ट्स फॉर 2 सेकेंड। मैं बेटा इस पे 10 न्यूटन का जो फोर्स लगा रहा हूँ ये 2 सेकेंड के लिए लगता है सिर्फ, ठीक है। It is acting for 2 seconds only. Find out work done by this force on 10 kg in 3 seconds. Also find kinetic energy after 2 seconds. तो एक काम करते हैं, इसको 2 ही ले लेते हैं अपन लोग, ठीक है। जब काइनेटिक एनर्जी भी 2 का है तो 2 सेकंड में ये चीज कर लेंगे। 2 सेकंड के लिए ही मैं वो फोर्स लगा रहा हूँ, 3 सेकंड वाला भी अच्छा वो काम आप करेंगे 3 सेकंड वाला, ठीक है। उसके बाद फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा इजी बना दे रहा हूँ कि 2 सेकंड के लिए मैं फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का। अब ये जो सरफेस है ये स्मूथ है, मतलब यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन वाला फोर्स काम नहीं करेगा। बेटा इसका FVD देखो, मुझे ज़रूरत नहीं भी है तो भी एक बार देख लीजिए आप FVD में कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है बेटा इसमें, एक दूसरा mg इसमें एक्ट कर रहा होगा, इसका जो वेट होगा, नॉर्मल रिएक्शन वर्किंग वर्टिकली अपवर्ड, और एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन। फाइंड आउट वर्क डन बाय दिस फोर्स बाय 10 kg, F on 10 kg। तो बेटा 2 सेकंड तक मैंने वो फोर्स कंटिन्यूसली लगा के रखा हुआ है, तो फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट हुई है वेरिएबल हुई? फोर्स तो कांस्टेंट एक्ट किया ना, कांस्टेंट फोर्स एक्ट किया, वेरिएबल तो नहीं है ना। कुछ ऐसा रिलेशन तो नहीं है F इज इक्वल टू 2T, तब वो वेरिएबल फोर्स हो जाता। उसका फॉर्मूला आपको बताया हुआ है मैंने, इंटीग्रेशन FDX से आप निकाल लेंगे। तो ये कांस्टेंट फोर्स है, मतलब इसका जो वर्क डन निकलेगा वो FD cos थीटा से ही निकलेगा, ठीक है। अब 10 किलो पे मैं इतना लगाता हूं तो फोर्स लगाया था मैंने 10 का। डिस्प्लेसमेंट मेरे पास है नहीं अभी। डिस्प्लेसमेंट कितने सेकंड में चाहिए आपको? 2 सेकंड में। और दोनों के बीच का एंगल जो कि थीटा 0 है, तो उसको मैं 0 रख के 1 ले लूँगा। तो 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। एक ऐसा क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हुआ था जिसमें हमें डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ी थी। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट जो इसका 2 सेकेंड में आएगा वो एक्चुअल में कहाँ से आएगा? हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे। देखो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है
ये बच्चे कांस्टेंट फोर्स है, तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा पार्टिकल का वो आ जाएगा F/m। सो व्हाट इज F? 10 और मास ही 10 किलो है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ चुका होगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियली वो रेस्ट में था, प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह बेटा मैं 1 पुट कर दूंगा, इंटू 2 सेकेंड की बात करें, 3 सेकेंड की बात होती तो डिस्प्लेसमेंट 3 सेकेंड का निकल जाता। ठीक है, तो ये आ जाता मेरा 2 का स्क्वायर है, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ चुकी है बच्चे? 2 मीटर आ चुकी है। सो फोर्स मैंने 10 न्यूटन का लगाया, इसने जो वर्क किया 2 सेकेंड में वो कर लिया होगा 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 जूल। अब देखो मैंने इस पे फोर्स लगाया बाहर से और कौन कौन से फोर्स लग रहे थे? ये mg किसने लगाया? ग्रेविटी ने। ये नॉर्मल किसने लगाया? ये नॉर्मल सरफेस ने लगाया। क्या इन दोनों फोर्सेस ने काम नहीं किया होगा? ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट के साथ ये वेक्टर का एंगल 90 और 90 है, तो इन दोनों फोर्स का वर्क डन कितना हो गया होगा? 0 हो गया होगा। अब आपसे अगला सवाल जो पूछा गया है इसमें, दैट इज व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 2 सेकेंड। तो बात हम पहले से ही कर रहे हैं कि अगर वर्क हुआ होगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ होगा, तो मतलब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दूंगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। अब बेटा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं लग रहा है, सरफेस इज वेरी वेरी स्मूथ, तो मैं वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन, यही तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली को अपन लोग 0 ले लेते हैं, इससे पहले कोई फोर्स एक्ट नहीं किया था, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो फाइनल वाली हमारी निकल जाएगी, इसका वर्क 0, इसका वर्क 0, तो जो वर्क हुआ होगा वही तो निकलेगी। अच्छा, स्पीड अगर मुझे निकालनी होती तो इस वैल्यू को मैं हाफ mv² के इक्वल कर चुका होता, तो इसकी जो स्पीड होती 2 सेकंड के बाद वो कैसे निकालते? काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है 20, ये आ जाता बेटा हाफ m इंटू v², ये चीज़ आ चुकी होती 40, व्हाट इज द मास? 10 v, इसका मतलब v की वैल्यू आ जाती है √4 2 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड आ चुकी होती, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक इज गिवन स्पीड u up the inclined plane as shown in figure, find out the distance traveled by the block when block stops moving। तो बेटा इसमें समझने को बहुत कुछ है क्वेश्चन में, ठीक है। आपको इनिशियली इसका स्पीड दे दिया गया है ब्लॉक का कि मैं उसको u स्पीड से थ्रो करता हूँ ऊपर की तरफ को, तो बेटा इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वो हमें वेलोसिटी बताएगा, इस तरह से ये ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक व्हेन ब्लॉक स्टॉप्स मूविंग। तो इसमें एक ट्विस्ट छिपा ये हुआ है, अगर मैंने इसको u स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो किया था एंड अब मैं देख पा रहा हूँ कि इसकी जो फाइनल स्पीड है या इसकी वेलोसिटी है ये कितनी हो चुकी है? 0 हो चुकी है, ठीक है। स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल गिव यू स्पीड, तो अपोजिट कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। जब बेटा अपोजिट कॉन्टिन्यूसली इस पूरे पाथ के लिए एक फोर्स लगा होगा तभी तो इसकी स्पीड डिक्रीज हुई होगी। हम ये जानते हैं जब एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो इस ऑब्जेक्ट की स्पीड या एक पार्टिकल की स्पीड क्या होती है? डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होते होते ये कहाँ तक पहुँच जाती है? ये बेटा 0 तक पहुँच जाती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन तो 100% लग रहा होगा। अब कौन सा फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा होगा? ऑब्वियसली काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या पूरे पाथ के लिए वर्क कर रहा होगा? बिल्कुल, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, राइट। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है और काइनेटिक फ्रिक्शन हम जानते हैं ये होता है म्यू के इंटू एन, एन की वैल्यू mg डायरेक्टली पुट मत कर दीजिएगा, इसके लिए बेटा हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। तो कहीं बीच में आप फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट कर दीजिए। नॉर्मल रिएक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब बेटा mg इस तरह से एक्ट कर रहा होगा, लेकिन मुझे तो उसके कंपोनेंट चाहिए ना, जो उसकी
डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ हो या अपोजिट हो। तो एम जी का एक कंपोनेंट ये आ चुका है, दिस वन विल बी एम जी साइन थीटा, ठीक। और एम जी का नॉर्मल को जो बैलेंस करके चल रहा होगा कंपोनेंट, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? इंक्लाइन प्लेन के फ्री बॉडी डायग्राम में ये चीज़ें समझाई जाती हैं। तो ये आ जाएगा एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा। तो एक्चुअल में फ्रिक्शन और एम जी साइन थीटा का डायरेक्शन तो सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो रिटार्डेशन में ग्रेविटी और फ्रिक्शन दोनों ही एक्ट कर रहे होंगे, राइट। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन के डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल की बात करें तो ये 90 है, और एम जी कॉस थीटा का भी एंगल कितना है बेटा? 90 है। तो क्या मैं कह सकता हूँ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस जो यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0 एंड माइनस हाफ एम जो इसकी इनिशियल स्पीड थी, दिस इज यू। मतलब अपना आंसर किसकी टर्म में आएगा? यू स्क्वायर के टर्म में आएगा। अब मुझे तो डिस्टेंस चाहिए ना, तो बेटा वर्क होता है एफ डी कॉस थीटा, तो उसमें वो डिस्टेंस आ चुकी होगी। तो वर्क डन बाय क्या लिखना चाहिए मुझे? नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय एम जी। अच्छा, एम जी का ये कॉम्पोनेंट यहाँ पे कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि एम जी को मैं दो पार्ट में तोड़ूंगा। तो एम जी कॉस थीटा और ये आ जाएगा बच्चे वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा, दिस इज नेगेटिव ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर। अब मैं इसको रेज करता हूँ और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जब मैंने ये इक्वेट कर दिया है, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क बेटा 0 बिकॉज 90 कॉस 90 की वजह से ये वाला भी 0 हो जाएगा। एम जी कॉस थीटा को आप देखिए और डिस्प्लेसमेंट को देखिए 90 90, नॉर्मल को देखिए डिस्प्लेसमेंट को फिर 90 कॉस 90 इसको 0 बना देगा। सो मेरे पास सिर्फ ये रहा वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। एम मास गिवन नहीं था, हमने कंसिडर किया हुआ है। अब एक और इंफॉर्मेशन है कि इसको हटाना भी अपना ही काम है। तो फ्रिक्शन का वर्क डन देखते हैं। क्या फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फोर्स है? अब वर्क डन निकालते टाइम आप ये देखिए कि ये कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन है या ये वेरिएबल का है। तो बेटा फ्रिक्शन की तो एक ही वैल्यू रहने वाली है ना, म्यू इंटू एन। म्यू पे का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे फ्रिक्शन को म्यू कंसिडर कर लीजिए, ठीक है, वो आप म्यू कंसिडर कर लीजिए। तो एक कांस्टेंट फोर्स है, लगातार उसकी वैल्यू और डायरेक्शन सेम ही है पूरी मोशन के दौरान। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन में फोर्स आ जाएगा बेटा म्यू एन, और इसको एलिमिनेट कर देते हैं। ऐसे करते हैं, एन की जगह अपन लोग कर देते हैं, एन को बैलेंस करता हुआ कौन चल रहा है बेटा? ये एम जी कॉस थीटा चल रहा है, तो एम जी कॉस थीटा मैं इसकी जगह लिख लूंगा। दिस इज ओनली फोर्स, राइट, इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी बेटा x, जो मुझे कैलकुलेट करनी है, या इसको आप s कर लीजिए, s x की जगह आप s कर लीजिए, वेरिएबल आपका टारगेट है, इनटू कॉस ऑफ 180, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन है, फ्रिक्शन अपोजिट टू इट, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चे? 180 माइनस 1 प्लस ऑफ वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट का भी एंगल आप सेम ही पाएंगे, दिस इज 180। तो मैं फोर्स की वैल्यू लिखूंगा एम जी साइन थीटा। क्या एंगल चेंज हो रहा है? नो। क्या एम जी चेंज हो रहा है? नो। सो इसमें भी मुझे कांस्टेंट फोर्स का ही वर्क डन कैलकुलेट करना है, इनटू डिस्प्लेसमेंट इज एस, और अगेन कॉस 180 माइनस ऑफ 1, ये बन गया है माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब बेटा माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है, एक एम यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से लिया, तो एम भी कैंसिल आउट हो चुका है। अब मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है म्यू जी कॉस थीटा, थीटा की जो भी वैल्यू है ये आपको दिया हुआ है, कोई जनरल वैल्यू है थीटा की, प्लस ऑफ जी साइन थीटा, और बेटा एस की वैल्यू मैंने कॉमन ले ली और ये बन गया है यू स्क्वायर के इक्वल। इसको भी अपन लोग इरेज कर देते हैं। अब मुझे जो आंसर मिलने वाला है प्रॉपरली, ये एस की वैल्यू मिल जाएगी यू स्क्वायर अपॉन म्यू जी कॉस थीटा
इसी में ऐड कर लीजिए इसको, प्लस ऑफ जी साइन थीटा। ठीक है, आप इसको डायमेंशनली भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहां से भी ये मीटर में वैल्यू हमारे पास आ रही है। ठीक है, सो डिस्प्लेस जितना डिस्टेंस ट्रेवल था वो हमारे पास इतना मीटर आंसर आ चुका है। एक क्वेश्चन मैं और ऐड कर रहा हूँ इस सीरीज में। अगर बेटा एक टावर है, इसकी हाइट अपन को दी हुई है। ठीक है, इस टावर की हाइट मुझे दी हुई है स्मॉल h। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के पीछे एक रीज़न है मेरा। काइनेमेटिक्स से भी इस क्वेश्चन को अपन लोग सॉल्व करते हैं। क्या आप काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट से इसको सॉल्व कर सकते हैं? यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। लेट दिस हाइट इज स्मॉल h। अब यहाँ पे एक पर्सन है, ये दो केसेस में काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करवाएगा आपसे, या स्पीड दो केस में कैलकुलेट करवाएगा। इन केस नंबर 1, ये एक ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे इस तरह से थ्रो करता है। दिस इज केस नंबर 1। ठीक है, इसी को कॉपी करके अपन एक और केस बनाते हैं जिसमें बेटा वो ड्रॉप का केस आएगा। ठीक, तो मैं सिर्फ इतना डायग्राम कॉपी कर लेता हूं एंड इसको, ये पेस्ट हुआ नहीं है शायद, इसको मैं फिर से कॉपी करता हूं। यस, एक क्लोन हमने इसका बना लिया है। अगर ये बन नहीं पा रहा है तो मैं यहाँ पे फिर से वही डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ये h हाइट का एक टावर है, दिस हाइट इज h। अब बेटा इस केस में मैं बॉल को एक्चुअल में ड्रॉप करूँगा। ठीक है, जब बॉल जस्ट सरफेस पे पहुँचने वाली होगी तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसकी स्पीड कितनी होगी, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो इसमें काइनेमेटिक्स से आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली कि जब किसी भी पॉइंट पे आप इसको महसूस करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ऑफ जी है, तो बेटा इसकी जो v आएगी, ये थर्ड इक्वेशन में लगा दूंगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस ऑफ जी है, s की वैल्यू बेटा माइनस ऑफ h है, क्योंकि ये मेरा रेफरेंस हो जाएगा, इट विल बी माई ओरिजिन। ठीक है, एंड इनिशियली मैंने ड्रॉप किया था तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0। तो बेटा इसकी जो स्पीड आएगी वो मुझे मिल चुकी होगी अंडर रूट ऑफ 2gh। ये जो मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट ऑफ 2gh, इसको मैं याद करने को कहता हूँ आपको कि अगर h हाइट से कोई ड्रॉप किया आपने तो स्पीड विल बिकम अंडर रूट 2gh। ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया? ये क्वेश्चन मैंने काइनेमेटिक्स की हेल्प से किया। क्या इस क्वेश्चन को हम आज एनर्जी की मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। आज जो कंसेप्ट अपना चला है टोटल एनर्जी, अगर मैं टॉप पे ले लूँ तो बेटा टोटल एनर्जी टॉप पे हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ओनली, काइनेटिक एनर्जी इज 0, है ना। जस्ट मैंने इसको ड्रॉप किया है तो काइनेटिक एनर्जी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी बेटा इसकी mgh। दिस इज टोटल एनर्जी एट टॉप। सेकंड थिंग, टोटल एनर्जी अगर हम बॉटम पे देखें जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो वो एनर्जी कौन से आने वाली है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस मैंने h इक्वल टू 0 लिया होता है सरफेस पे, तो पोटेंशियल विल बिकम 0। तो टोटल एनर्जी जो बॉटम पे आएगी ये आ जाएगी हाफ m v स्क्वायर। अब बेटा मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके क्या लिख सकता हूँ? कैन आई राइट हाफ m v स्क्वायर टोटल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं बस। दिस इज इक्वल टू mgh, m से m कैंसिल आउट हो चुका है, तो वेलोसिटी मुझे मिल चुकी है अंडर रूट ऑफ 2gh। ये तो था एक ही तरीका। एक और मेथड मैं डिस्कस करता हूँ, फिर ये वाला क्वेश्चन देखो हम फटाक से इसका आंसर बता देंगे। फिर आई थिंक वहाँ पे पेन चलाने की भी अपने को नीड नहीं पड़ेगी। कैसे? देखिए अब ये है मेथड नंबर 1, दिस इज योर मेथड नंबर 2 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मेथड नंबर 3, ये सब एक ही तो चीज़ है। थर्ड इक्वेशन से ही मैं वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव कर पाया, और एनर्जी का कंसेप्ट वो हमेशा कंजर्व्ड है। तो थर्ड मेथड, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा इनिशियली काइनेटिक एनर्जी वो 0, तो फाइनली जो इसकी काइनेटिक एनर्जी बन रही है दिस इज हाफ mv स्क्वायर, और वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस,
ऑल द फोर्सेस में क्या क्या चीज़ें मुझे दिख रही हैं, जब इस पार्टिकल को हम महसूस कर रहे हैं वर्टिकली, इसका डाउनफॉल जो हम देख रहे हैं, तो इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स काम कर रहा है, बाकी काम नहीं कर रहे हैं। तो आइडियल कंडीशन में हम सब कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी ओनली, करेक्ट। अब बेटा वर्क डन होता है एफ डी कॉस थीटा, फोर्स कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो फोर्स की जगह मैं लिख लूंगा एम जी इंटू डी इंटू कॉस थीटा विल बिकम हाफ एम वी स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है बेटा, ये माइनस ऑफ एच है, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं पूछना चाह रहा हूँ, माइनस ऑफ एच लिखूँ या प्लस लिखूँ? तो बेटा फॉर्मूला जब भी अप्लाई करते हैं इसको हम मॉड के साथ करते हैं, लेकिन जब काइनेमेटिक इक्वेशन लगाते हैं तो वो साइन के साथ रखते हैं, तो ये प्लस ही मुझे रखना चाहिए बिकॉज दिस इज मॉड एंड cos 0 दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम से हम ये उड़ा दीजिए आप, थीटा इज 0 वो 1 बन जाएगा, तो बच्चे यहाँ से भी मुझे आंसर क्या मिल के आता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। ये आंसर 100% सत्य होगा किसी भी मेथड से, जब कौन सा केस होगा, ड्रॉप का केस होगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये वाला है, अगर मैं u स्पीड से इसको थ्रू करता हूँ, अगर u स्पीड से मैंने इसको फेंका था, थीटा एंगल पे बेटा मैंने इसको थ्रो किया था, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप मुझे बताएंगे बॉटम पे कितना होगा जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। तीनों मेथड है आपके पास, आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। ओके तो आज के लिए इनफ है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ पोटेंशियल एनर्जी को, फिर उसके बाद हम अपन लोग स्प्रिंग पढ़ेंगे और मिक्स क्वेश्चन करेंगे उसके बाद, राइट। मतलब जितना भी पावर से पहले का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से उसमें 2-3 लेक्चर और ऐड करूँगा मैं। ओके थैंक यू।